हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही भारत की बहुत बड़ी महान हस्ती जो कि हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और जिन्हें संसार मिसाइल मैन के नाम से जानता है, उन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको याद ही होगा कि 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम सर का जन्मदिन आने वाला है और उन्हीं के बर्थडे की खुशी में हम आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं और बहुत ही उनकी जो बड़ी बड़ी सफलताएं रही है हमारे एज अ राष्ट्रपति भी और एज अ साइंटिस्ट भी, उनके बारे में आपको आज अवगत कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम जो है, उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हमारे इंडिया में तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम और उनकी माँ का नाम आशियम्मा था। उनका जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षों से गुजरा, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनके घर में कमाई का कोई एक्स्ट्रा सोर्स भी नहीं था। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो बचपन से ही अखबार बेचने का काम किया करते थे और अखबार बेचने से जो पैसा कमाते थे उन्हीं से उनका घर का खर्चा भी चला करता था। बचपन से ही उनकी जो इंटरेस्ट था वो सीखने की कला में बहुत ज़्यादा था, यानी कुछ नया करके सीखना, एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखना, इन सब में सीखने में उनकी बचपन से बहुत ज़्यादा रुचि थी। वो शुरू से उड़ने के शौकीन थे। जब वो उड़ती हुई चिड़ियाओं पक्षियों को देखते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे और उन्हीं को देख देख कर उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया था, मन बना लिया था कि वो फ्यूचर में पायलट बनेंगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमेशा इंसान जो सोचता है वो नहीं होता। वो पायलट तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए ऐसी जगह पर रहकर ऐसे काम किए हैं कि आज हम पूरे गर्व से उनको के बारे में ये कह सकते हैं कि आज हमारा जो देश है वो इतने सफल एक्सपेरिमेंट कर पा रहा है, इतने सफल प्रक्षेपण कर पा रहा है, तो उसके लिए इकलौता जो श्रेय जाता है वो हमारे राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम सर की वजह से ही है। आपको याद ही होगा कि उन्होंने ही जो ये मिसाइलें वगैरह का जो निर्माण किया था उनमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी के बाद हमारे देश के अंदर खुद के जो यान है, अंतरिक्ष यान, उनका प्रक्षेपण करना पॉसिबल हो सका। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर अपन और भी बात करें तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने सन 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी अंतरिक्ष विज्ञान की स्नातक की डिग्री प्राप्त की, यानी उन्होंने जो स्पेस साइंस होती है उसमें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी सन 1950 में। इसके बाद उन्होंने 1972 में इसरो ज्वाइन किया, यानी हमारा जो भारतीय स्पेस सेंटर है इसरो, उसे ज्वाइन किया और उसके अंदर जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया तो नए नए एक्सपेरिमेंट वगैरह करने, वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अलग अलग चीज़ों को खोजने, इनमें उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। इसके बाद 1980 में उन्होंने एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसरो में काम किया और हमारे देश के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का निर्माण किया, यानी उन्होंने DRDO में रह के ही हमारे पहले स्वदेशी मतलब ये ऐसा प्रक्षेपण यान था जिसे हमारे देश ने खुद मतलब इंडिया ने ही बनाया था और इसका जो निर्माण करा था वो एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस समय एपीजे अब्दुल कलाम ही रहे थे सन 1980 में। तो इसका निर्माण होने के बाद हमारे देश को बहुत ही बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि जैसे ही इसका निर्माण हुआ इसके बाद भारत ने अपना पहला उपग्रह रोहिणी का प्रक्षेपण हमारे भारत से किया। आपको याद ही होगा कि पहले हमारे पास अपने खुद के प्रक्षेपण यान नहीं थे, इसीलिए हमारे देश को जब भी कोई भी यान प्रक्षेपित करना पड़ता था
तो हमें दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी। जैसे कि जो रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये हमेशा ऐसी काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ रहे हैं और इनकी जो परमाणु शक्ति है और बाकी जो रक्षा मंत्रालय की जो शक्तियाँ वगैरह हैं, वो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा शुरू से रही है। इसीलिए हमें दूसरे देशों की मदद से अपने जो यान थे उन्हें प्रक्षेपित करना पड़ता था। साथ में इसके लिए हमें दूसरे देशों को बहुत ही मोटा पैसा भी देना पड़ता था। तो हमारा फाइनेंशियली नुकसान तो होता ही था, साथ में एक लॉस ये भी होता था कि अगर हमें कोई प्रक्षेपण करना है तो वो उनके अकॉर्डिंग होता था, हमारे डेट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता था। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। इसीलिए जब हमारे देश ने अपने प्रक्षेपण यान एपीजे अब्दुल कलाम सर की मदद से बनाना शुरू किया तो हमारे देश को ये बहुत ही बड़ी सफलता हासिल हुई, क्योंकि इससे न केवल हम हमारे खुद के प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करने में सफल हो पाए, बल्कि आज हमारा देश दूसरे देशों के यान भी अपने देश से प्रक्षेपित करता है और इसके लिए वो दूसरे देशों से काफ़ी पैसा भी ले रहा है। तो इससे हमारा जो बजट है, फाइनेंशियल है, वो चीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और साथ में दुनिया में हमारे देश का एक बहुत बड़ा नाम भी हो रहा है। तो हम आगे बात करें, 1982 में डीआरडीओ में उन्होंने एज अ डायरेक्टर काम किया, यानी उन्होंने डीआरडीओ जो कि हमारा एक डिफेंस मंत्रालय है उसको ज्वाइन किया और उसमें उन्होंने एज अ डायरेक्टर काम किया। इसमें काम करते हुए इन्होंने कुछ सालों बाद यानी 1992 में 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में ये वैज्ञानिक सलाहकार यानी साइंटिस्ट एडवाइजर बन गए और एज अ एडवाइजर इन्होंने साइंस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत सारे बड़े बड़े विश्व के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर उनको अपनी एडवाइस में रखकर और बहुत सारे नई नई चीज़ों को बनाने में, प्रक्षेपणों में उनकी मदद भी करी। उसके बाद में इन्होंने सन 1988 में पोखरण के अंदर दूसरा सफल परमाणु परीक्षण करके इस पूरी दुनिया को एक महाशक्ति होने का एहसास दिलाया, यानी 1998 में हमारे देश का दूसरा सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ, जिसकी वजह से हमारा देश परमाणु शक्ति में भी आगे बढ़ा और दुनिया में अपने आप को एक महाशक्ति साबित करने में भी कामयाब रहा। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति होने का सम्मान प्राप्त किया, यानी 2002 में 25 जुलाई को उन्हें भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। भारत के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो अपनी जो जनता थी उससे उनसे वो बहुत प्यार करते थे। जनता के बीच वो अपना बहुत सारा वक्त भी बिताते थे। साथ में उन्होंने जब वो एज अ राष्ट्रपति थे तो उन्होंने उनके लिए जो राष्ट्रपति भवन था उसका दरवाज़ा भी खोल दिया, यानी सामान्य जो कॉमन पर्सन होते हैं वो आराम से उनसे कॉमन पर्सन भी बात करने के लिए आ सकते थे। वो सब लोगों से पर्सनली बात किया करते थे, यहाँ तक कि स्कूल में जाकर स्टूडेंट से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, जनता से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में खुद जाकर उनसे बात किया करते थे। साथ में कई बार ऐसा भी देखा गया कि वो साधारण लोगों के बीच में बैठ के उनके साथ खाना भी खाते थे, यानी राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी उनको अपनी जो जनता थी, अपने देशवासी थे, बच्चे थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा लगाव था और उनकी समस्याओं को जानने के लिए वो हमेशा उनसे जुड़े हुए रहते थे, उनसे मिलते थे, पर्सनली उनसे बातें करते थे और सबका संसद भवन के अंदर आना भी उन्होंने पूरी तरह से अलाउ कर दिया था कि कोई भी साधारण पर्सन भी अगर उनको सर से बात करनी हो, एपीजे अब्दुल कलाम सर से, तो वो उनसे पर्सनली मिलकर बात कर सकते थे। इसके साथ ही उनका जो 79वां यानी 79वां जन्मदिन था, उसे संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की। अब देखो, उनके जो कार्य थे वो बहुत ही महान थे हमारे देश के लिए। उनकी वजह से ही हमारा देश आज प्रक्षेपण कर पा रहा है, यानी बड़ी बड़ी मिसाइलों का निर्माण किया और मिसाइलों के निर्माण के साथ ही आज हमारा देश खुद अपने यान प्रक्षेपित कर पा रहे हैं। तो उनके इन महान कार्यों और एज अ राष्ट्रपति भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जनता के लिए। तो उनके सारे इन अच्छे कामों की वजह से उन्हें सन 1981 में पद्म भूषण, सन 1990 में पद्म विभूषण
और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतीय रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपको याद ही होगा कि भारत रत्न पुरस्कार दुनिया में बहुत कम लोगों को दिया गया है और इन्हें भारत का वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, जिसे 1987 में इन्हें दिया गया। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि 84 साल की उम्र में 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में भाषण देते समय इन्हें अचानक से दिल का दौरा आ गया, यानी हार्ट अटैक आ गया। और इनको हार्ट अटैक आने के बाद ये अचानक से फर्श पर गिर पड़े, जहाँ से इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन इनका कुछ घंटे ट्रीटमेंट चलने के बाद डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात थी, क्योंकि हमारे जो देश ने आज जो अचीवमेंट प्राप्त की है, जैसे आज हम लोग खुद अपने प्रक्षेपण के बाद चंद्रमा पे पहुंच पाए हैं, आदित्ययान लॉन्च करके सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं, इन सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की वजह से ये सब हुआ है। तो हमारे देश के लिए ये बहुत ही बड़ी क्षति थी, बहुत ही बड़ी हानि थी। पूरा देश शोक में डूब गया और उनकी कमी को हम कभी पूरा नहीं कर पाए। पर ये ज़रूर है कि उनका जो सपना रहा था कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में हमेशा बहुत आगे रहे, हम हमारे देश का एक अच्छा रुतबा, अच्छा नाम कमाएं, उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में चंद्रयान-3 का भी सक्सेसफुली प्रक्षेपण हुआ और चंद्रमा के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज भी धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। इसी तरह सूर्ययान यानी आदित्ययान भी सूर्य की कक्षा में तो नहीं, पर पृथ्वी की कक्षा थोड़ा बाहर सूर्य की नॉलेज के लिए भेजा गया ही है। और हमें सूर्य के बारे में भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होने में हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था और आने वाली 15 तारीख को उनका जन्मदिन भी है। तो सभी को मैं APJ अब्दुल कलाम सर के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और बस अपनी पर्सनली आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें सभी को भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं। आज हमारे लिए कोई सा भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, हम हर काम को कर पा रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी ही है। तो टेक्नोलॉजी में APJ अब्दुल कलाम सर ने तो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ही सही, साथ में उन्होंने एज ए राष्ट्रपति भी देश के लिए बहुत कुछ किया। हम भले एज ए राष्ट्रपति ना करें, लेकिन एक कॉमन पर्सन होने के नाते भी हमारा फ़र्ज बनता है कि हम हमारे देश के लिए अच्छे काम करें। साथ में पढ़ लिख कर आगे हम जो भी अपना फ्यूचर डिसाइड करें, उसमें टेक्नोलॉजी का भी अपना एक पार्ट हो। हम लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए सलाह दें, समझाएं, ताकि सब लोग टेक्नोलॉजी को अपनाएं और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में देश की मदद करें।